गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं एम के शक्तिमान स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस में। आज कुछ तकनीकी खराबी कारण मैं आपके सामने नहीं आ पाया हूं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों की जो CHSL की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, आज उसका ये 22वां सेट है, जो कि डेली के जैसा आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद अपने आप को जांचने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन के टेस्ट लगाने की लिंक दी गई है, वहां पर जाकर के आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको, और तीसरा ऑप्शन है USA, और चौथा ऑप्शन है रूस। तो आपको बता दें कि जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है, इसे 3 देश मिलकर आयोजित करा रहे हैं। पहला आपका कनाडा है, दूसरा आपका मैक्सिको है, और तीसरा आपका USA है। लेकिन अब ये आयोजित कहाँ किया जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा, USA। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि 4 ऑप्शन आपसे या कोई और ऑप्शन दिए जाएं और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कहाँ आयोजित नहीं किया जाएगा, तो आपको आंसर लगाना है रूस। ठीक है, मतलब कि जो आपको इन 3 में से अलग ऑप्शन दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया। यानी कि जो वो क्रिया काम करते थे वो उसमें फारसी रीति रिवाजों को अपना कर करते थे। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो जो बलबन थे उस समय के दिल्ली सल्तनत के, तो बलबन ने ही अपना दरबार में जो फारसी रीति रिवाजों को पूरी तरीके से अपनाया था। तो इनका जो पूरा नाम था वो था गैसुद्दीन बलबन, और इनका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। ठीक है, और ये भी एक आपके गुलाम वंश के एक शासक थे, और इन्होंने 1266 से लेकर 1286 तक राज किया था। ठीक है, और बलबन का जो जन्म हुआ था वो 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान कजाकिस्तान में जो है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा कब की गई थी, और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1920, 1921, 1922 या 1923। तो मार्च 1920 में, याद रखिएगा, मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो भवन बनकर तैयार हुआ था, और इस भवन में काउंसिल की प्रथम बैठक 7 फरवरी 1921 को की गई थी। ठीक है, पर डेट नहीं दी गई लेकिन ईयर दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आशीष रे, दूसरा ऑप्शन है सौरभ गांगुली, तीसरा ऑप्शन है राहुल द्रविड़, और चौथा ऑप्शन है तरनजीत सिद्धू। तो जो फेमस बुक रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, ये आशीष रे के द्वारा लिखी गई बुक है, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, मतलब कि किन्होंने अयोध्या मंदिर जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर, उसका डिजाइन तैयार किया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है लियाकत साहिबा, दूसरा ऑप्शन है चंद्रकांत सोमपुरा, तीसरा ऑप्शन है भास्कर आनंद, और चौथा ऑप्शन है राजीव अग्रवाल। तो जो अयोध्या राम मंदिर का जो आपका डिज़ाइन है वो चंद्रकांत सोमपुरा जी ने तैयार किया है। किन्होंने, चंद्रकांत। और ये काफ़ी पहले से इसका डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जब ये फैसला आ गया है तो इन्हीं के डिज़ाइन को ही आपका मान लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो भारत में जो अपने आप पर डिपेंड है, मतलब कहीं से भी इसका एक्सपोर्ट नहीं कराना पड़ता, वो है आपका ग्रेफाइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ग्रेफाइट के जो उपयोग किया जाता है, जो हमारी पेंसिलें होती हैं, लेड पेंसिल होती हैं, उन पेंसिल में जो नोक होती है उसमें वो ग्रेफाइट की ही होती है। और ग्रेफाइट के बारे में आपको ये और भी जानना है, ये क्या है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत इसमें करंट मतलब कि फ्लो हो सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, मनोज सिन्हा, सत्यनारायण, अजय त्यागी या प्रवीण राव। तो जो सेबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी जी। ये अपॉइंटमेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी सेबी की, इसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका मुंबई, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। तो ये जो जानकारी है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसकी स्थापना का जो आप जरूर याद रखें कब हुई थी, 1988 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है। 4 ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो घड़ी की जो सुई होती है के अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है, उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
वित्तीय आपात की स्थिति घोषित की जा सकती है? और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपात घोषित किया जाता है। पहला है आर्टिकल 360, नेक्स्ट है आर्टिकल 361, इसके बाद है 370 और लास्ट आर्टिकल है 371। तो आपको जैसे कि पता होगा कि अभी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है, तो ऑप्शन सी तो हमारा वो हो गया कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। अब यहाँ पे बात हो रही वित्तीय आपात की, तो जो वित्तीय आपात है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आर्टिकल 360 के तहत है। आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुसार 3 प्रकार के आपात लगते हैं। पहला होता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल होता है 356। कौन सा आर्टिकल होता है? 356। इसके द्वारा स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपात लगाया जाता है। इसके बाद आपका लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 360, जिसके द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर 2020 का 12वां संस्करण भारत एवं अन्य किस देश के मध्य हुआ है? और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ओमान, रूस, अमेरिका या फिर जापान। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है यानी कि ओमान है। अब चलिए जानते हैं ओमान देश के बारे में। तो ओमान अरबी प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक मुस्लिम देश है, जिसे आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है ओमानी रियाल। तो जो जानकारी आपके लिए जरूरी थी वो केवल इतनी है, और इसकी आपको राजधानी भी याद रखनी है। तो जो ओमान की राजधानी है वो है आपकी मस्कट। क्या है? मस्कट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, नॉट, डॉप्सन, क्वार्ट्ज या फिर मैक्सवेल। तो जो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है वो मापी जाती है, ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये फिगर किसका है? ये है आपका डॉप्सन यूनिट है, जिसका इस्तेमाल ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। एडिशनल जानकारी में आप देख सकते हैं, एक डॉप्सन मात्रक ओजोन की 1 ppb सांद्रता के समान माना जाता है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? और इसके लिए 4 ऑप्शन है, गति, सत्य, विकास या फिर भविष्य। तो आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो जो चक्र है ये भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें ये सत्य को बताता है। किसको बताता है? सत्य को बताता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माखा ट्रॉफी 2020 के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? और इसके लिए 4 ऑप्शन है, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, तीसरा ऑप्शन है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और लास्ट ऑप्शन है बनारस यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो आपको बता दें इस साल जो ये ट्रॉफी मिली है ये आपको पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिली है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? और इसके लिए 4 ऑप्शन है, भगत सिंह कोश्यारी, आरिफ मोहम्मद खान, बीपी सिंह बदनौर या आचार्य देवव्रत। तो जो पंजाब के वर्तमान में आपके राज्यपाल यानी गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब पंजाब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है जो बृहत्तर पंजाब क्षेत्र का एक भाग है, और इसका जो दूसरा भाग है वो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में नागरिकता से संशोधन संबंधी कानून पारित हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन ये सक्षम निकाय है जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चुनाव आयोग, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है संसद और लास्ट ऑप्शन है संसद प्लस विधानसभा। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, जो ऑप्शन सी हमारा संसद करेक्ट हो जाए, क्योंकि संसद में आता है आपका लोकसभा और राज्यसभा, पूरे जो संसद के सदन है वही ये शर्तें निर्धारित करते हैं कि नागरिकता किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्विस बैंक में पैसा जमा करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, 77, 78, 110 या 107। तो आपको बताना है कि भारत की में जिसकी रैंकिंग है वो कौन से स्थान पर है। तो 77वें नंबर पर है भारत, यानी सबसे ज़्यादा पैसा जमा करने की सूची में भारत की जो रैंकिंग है वो 77वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में से कौन सी ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी? तो अभी पता है हाल ही में ऋषि कपूर जो कि एक्टर अभिनेता हैं उनका निधन हो गया है। इनकी पहली फिल्म पूछी गई है तो बॉबी, दूसरा ऑप्शन है हिना, तीसरा ऑप्शन है नया दौर और लास्ट ऑप्शन है मेरा नाम जोकर। तो जो ऋषि कपूर की हाल ही में डेथ हुई है उनकी जो पहली फिल्म थी वो थी मेरा नाम जोकर, यानी कि जो ऑप्शन डी है कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
सरोद में कितने तार होते हैं? ये क्वेश्चन हम पहले भी सेट में डिस्कस कर चुके हैं एक बार। तो ऑप्शन है 7, 19, 5 या 4। तो सरोद में ये जो आपके तार लगे होते हैं यहाँ पर, ये इनकी संख्या होती है 19। तो ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है सिविल मामले, तीसरा है आपराधिक मामले और लास्ट है पर्यावरणीय वन संरक्षण संबंधी मामले। तो जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये आपके पर्यावरण वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है क्या सूखी बर्फ किसे कहते हैं? यानी सूखी बर्फ क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास बिना पानी के ठोस बर्फ, दूसरा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एस्टिक एसिड और लास्ट ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सूखी बर्फ है ये आपकी होती है सॉलिड CO2 यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सूखी बर्फ कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों के नाम बताइए। क्योंकि आपको पता है अंटार्कटिका में इतना ठंडा माहौल रहता है कि यहाँ पे नॉर्मल लोगों का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर केवल कुछ ही वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। तो उसमें से भारत के जो कौन से 2 अनुसंधान केंद्र हैं उनके आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गंगोत्री और या हिमाद्री, दूसरा ऑप्शन है सागर नदी और यमुनोत्री, तीसरा ऑप्शन है मैत्री और भारती और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका में जो आपके अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं उन वो है एक आपका मैत्री है, दूसरा आपका भारती है। ये जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो आपकी भारती की है। किसकी है? भारतीय अनुसंधान केंद्र की है। ऐसा ही एक और अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है आपका मैत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ग्रहों से संबंधित गति के नियम सर्वप्रथम किसने दिए थे? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोपरनिकस, दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है केपलर। कल हमने एक ऐसा ही पिछले वाले सेट में क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे सौर प्रणाली से संबंधित खोज की बात की गई थी। तब मैंने उसका आंसर आपको केपलर बता दिया था जो कि गलत था। उसका सही आंसर कोपरनिकस था। मैंने उसमें कमेंट पिन अटैच भी कर दिया था। लेकिन अगर ग्रहों से संबंधित गति के नियम पूछे हैं तो सबसे पहले केपलर ने नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों का गोल होने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन है। पहला है गुरुत्व, दाब, श्यानता या पृष्ठीय तनाव। तो पानी की कोई जो छोटी बूंद है गोल हो जाती है, क्यों? तो यहाँ पे सरफेस और पानी के बीच में जो आकर्षण बल लगता है संजक बल है और उसी प्रकार का जो पृष्ठीय तनाव उनके आपस में बनता है और उसी पृष्ठीय तनाव के कारण जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो बुलबुलों के कारण गोल हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पानी के छोटे छोटे बुलबुले हैं वो गोल हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। रिचर्ड जेम्स, चार्ल्स गिन्सबर्ग, पीटी फैंसवर्थ या मैस्ट्रॉल। तो जो वीडियो टेप का आविष्कार किया था ये चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। पूरी तरह बिना लोच के मांग किसके बराबर है? ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो आपको 1-2 इकोनॉमिक क्वेश्चन भी आने चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है 1, असीमित, 0 या फिर 1 से अधिक। तो ये देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको इससे रिलेटेड इसकी थ्योरी पता हो। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ पे क्या है, मांग की मात्रा है। ये क्या है, हमारा मूल्य दिया गया है। तो इनके बीच का जो अंतर होता है वही लोच कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं इनका अंतर वही क्या कहलाता है, लोच कहलाता है। तो जो आपका चेंज नहीं हुआ तो यानी ED ये किसके बराबर है, ये आपका 0 आया। थोड़ा आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। मांग की लोच मांग का नियम परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन की दिशा को बताता है। ध्यान से देखिए, मांग की लोच मांग के नियम परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन की दिशा को बताता है कि कितना परिवर्तन हुआ है, लेकिन यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, यानी जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि कोई चीज़ हमारे यहाँ पे जैसे आलू बेचे जा रहे हैं, अगर आलू की आपकी कीमत बढ़ती है तो ये तो पता है कि मांग कम होगी, ठीक है, क्योंकि कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि मांग कितनी कम हो सकती है क्योंकि लोगों की ज़रूरतें अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इस जो लगभग 0 ही आप इसे मानेंगे तो ऑप्शन जो हमारा C है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज का टेस्ट भी आपके लिए काफ़ी मज़ेदार रहा होगा। तो जल्दी से जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर इस टेस्ट को जाकर के अटैम्प्ट कीजिए और जितना भी आपका स्कोर बने उस स्कोर को आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो मिलते हैं अपने फिर नए अपने अच्छे से प्रैक्टिस सेट में जो कि हमारा 23 रहेगा कल सुबह 7:30 बजे। तब तक अपना ध्यान रखें, तैयारी को बेहतर बना रहे। टेक केयर, बाय बाय।